हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आसानी की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है, कैसे उसको इंग्लिश में बनाया जाता है, मतलब सब कुछ आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, जरा सा भी स्किप ना करिए और ध्यान से समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे की जाती है और किन किन तरह के वाक्य इसमें आते हैं। दोस्तों जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों, इंट्रोडक्शन है यानी कि इंट्रोडक्शन मतलब पहचान। ध्यान से जरा देखिएगा, जब किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, जब किसी वाक्य के अंत में यानी कि वाक्य लिखा हो और सबसे अंतिम में हम देखें, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लिख के समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। जब किसी वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ था थे थी अथवा या ई ए, ठीक है, आदि शब्द आए तो उसे या हाँ या उन्हें कह सकते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब किसी वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ था थे थी आए, है हूं हे नहीं, अगर है हूं हे आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। है हूं हे के जगह पे था थे थी करिए तब पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। और अगर गागे की करेंगे तो उसमें ता थे थी नहीं आएगा। जैसे घर गया, ठीक है, घर जाएंगे, ठीक है, या खाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात नहीं करना है, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब पे वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से सारी वीडियो को दोस्तों देखिए और समझने का कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज का जो मैं जो चैप्टर इस वीडियो में दोस्तों वो है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य के अंत में ताते ती के साथ थाते थी आए, या फिर या आए वाक्य के अंत में, या फिर ई आए, या फिर ए आए, जैसे घर गए, ठीक है, खाना खाई, या वह घर गया, ऐसा सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए फार्मूला है, यानी कि जो भी सेंटेंस आएगा हमारा, जो भी वाक्य आएगा दोस्तों, तो हम इस फार्मूले की मदद से बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारी क्रियाएं जो होती है तीन रूपों में होती हैं दोस्तों, ठीक है। पहला फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकेंड फॉर्म, तीसरा थर्ड फॉर्म होता है। तो हम इसमें सेकेंड फॉर्म प्रयोग करेंगे और टू ऑब्लिक द लगाएंगे वर्ब लिखने के बाद, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे या अदर वर्ड भी कहते हैं कितने लोग इसको, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह दिया कि मैं घर गया, मैं घर गया, एक हो गया, पहला सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा जरा गौर से देखिए, तुम खाना पकाती थी, तुम खाना पकाती थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा वाक्य लेते हैं, जैसे कह दिया बंदर बंदर छत पर बंदर छत पर कूदता था, बंदर छत पर कूदता था। चौथा वाक्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा मैं लेता हूं, वह घर गई। आइए दोस्तों अब समझते हैं इसको कि कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कैसे समझना। पहले ध्यान दीजिए, देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, यानी कि मैं घर गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, समझ नहीं पाते हैं। और क्या है कि सहायक क्रिया कुछ और लगा देते हैं, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म से कर देते हैं, जिसकी वजह से वाक्य ज्यादा गलत हो जाते हैं, ठीक है। मैं घर गया, देखिए जैसा कि मेरा यहाँ पे पहचान में इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि अथवा या आए, जरूरी नहीं है कि ताते ती के साथ थाते थी ही आएगा, इसमें या भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है तुम खाना पकाती थी, अब यहाँ पे ताते ती के साथ थाते थी आ सकता है इस वाले ऐसे में, ठीक है। बंदर छत पर कूदता था, ताते थी के साथ थाते थी। अब देखिए वह घर गई, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि वह घर गई। दोस्तों देखिए कितना आसान है समझना इसको, और इंग्लिश में रही बस समझाने छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको बड़े आसानी से उसको समझा दूंगा, ठीक है, बस इस फार्मूले के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए मैं घर गया, तुम खाना पकाती थी, ठीक है,
बंदर छत पर कूदता था, वह घर गई। आइए इसको इंग्लिश में करते हैं अनुवाद। ध्यान दीजिए, देखिए हमारा फार्मूला कह रहा है सबसे पहले क्या लिखने के लिए, सब्जेक्ट लिखने के लिए। पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं, यानी कि पहले वाले वाक्य को बनाते हैं। फार्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें मैं, तो कहूंगा आई। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमारा कह रहा है कि मेन वर्ब लिखिए, यानी कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख रहा है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। जैसे गो मतलब होता है जाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, WENT दोस्तों सेकेंड फॉर्म होता है। और इसी का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE। और भी बहुत सारे होते हैं। जितना वर्ब होता है, जितना फर्स्ट फॉर्म होता है उतना ही सेकेंड फॉर्म और उतना ही थर्ड फॉर्म, लेकिन मैक्सिमम सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। बताऊंगा इस तरह के आते हैं, अगर मतलब कहीं पे क्रियाएं तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए मैं घर गया तो आई लिखेंगे। देखिए जाना दोस्तों होता है गो, मतलब तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो आई वेंट लिखेंगे, आई वेंट। अब देखिए आने और जाने के साथ टू का प्रयोग होता है, तो टू लगाएंगे, यानी कि आई वेंट टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट में घर बचा है, तो दोस्तों हाउस लिखेंगे, HOUSE, यानी कि कहेंगे आई वेंट टू हाउस। ठीक है, देखिए आई वेंट टू होम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई वेंट टू होम भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, अब आइए दूसरे वाले सेंटेंस को समझते हैं। देखिए तुम खाना पकाती थी दोस्तों, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो यू लिखेंगे यू। ठीक है, यू। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दोस्तों लिखना। देखिए COO के कुक मतलब होता है पकाना, तो इसमें ED लगा देंगे, कुकड हो जाएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म। और दोस्तों यही थर्ड फॉर्म भी होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर इस तरह के वाक्य कहीं आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यानी कि कुक का सेकेंड फॉर्म कुकड होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों इसमें हमें सेकेंड फॉर्म से मतलब है, इसलिए थर्ड फॉर्म की बात मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यू कुकड द। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है कि टू ऑब्जेक्ट द में से किसी एक को लगाना, तो दोस्तों द लगाएंगे, नहीं कहेंगे यू कुकड द। अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या बचा है, खाना, तो दोस्तों लिखेंगे FOOD, फूड, यानी कि यू कुकड द फूड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं तीसरे वाले सेंटेंस को। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश में, आप बड़े आसानी से समझे होंगे। और बने रहिए वीडियो में। अभी आपको एक चीज और सीखना है कि अगर हिंदी ना लिखा रहे, अगर केवल इंग्लिश लिखा रहे, तो इसे हिंदी में कैसे हम अनुवाद करेंगे, यानी कि हिंदी में कैसे लाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बंदर छत पर कूदता था, तो कहेंगे द मंकी, MONKEY, द मंकी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म कह रहा है हमारा वर्ब लिखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए JUMP। दोस्तों इसमें ED लगाने से जंप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यही थर्ड फॉर्म और यही सेकेंड फॉर्म भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि द मंकी जंप्ड। ठीक है, अब लिखेंगे ON ऑन द। अब देखिए छत के लिए दोस्तों लिखेंगे रूफ, ROOF, रूफ मतलब होता है छत, यानी कि छत का ऊपरी वाले भाग को हम रूफ कहते हैं, और जहां पे हमारा फैन मूव करता है यानी कि उसको सीलिंग कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को। द मंकी जंप्ड ऑन द रूफ। अब देखिए चौथे वाले सेंटेंस को समझते हैं, वह घर गई। दोस्तों इसको बनाते हैं, तो कहेंगे सी। देखिए लड़की है, बोलने से पता चला वह घर गई, इससे मतलब पता चलता है फीमेल है। ठीक है, तो कहेंगे सी। अब देखिए जाने का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, सी वेंट। अब देखिए टू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, हाउस, HOUSE। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए सी वेंट टू हाउस, यहाँ पे मैंने हाउस लिखा है, ध्यान दीजिएगा, HOUSE, यानी कि सी वेंट टू हाउस। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चारों सेंटेंस अभी आप जो आपके सामने जो अभी दिख रहा है, आप बड़े आसानी से समझोगे। आइए अब ये आपको बताते हैं कि अगर हिंदी में ना हो, अगर इंग्लिश में हो, तो हम हिंदी में कैसे बनाएंगे, जरा गौर से देखिएगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, आई मतलब मैं, और वेंट जो होता है, वेंट है जो जाने का सेकंड फॉर्म होता है, तो ये हम फटाफट समझ जाएंगे। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है, जिसके वजह से क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव भी नहीं है। अगर निगेटिव होता दोस्तों तो इसमें डीड का प्रयोग करते हैं हम, सहायक क्रिया डीड लगता है इसमें। ठीक है, इसलिए डिड नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो कहेंगे आई। अब देखिए वेंट जो होता है पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और टू हाउस लिखा, इसका मतलब घर जाने वाले की बात हो रही है, तो कहेंगे मैं घर गया। ठीक है, या मैं घर जाता था, ये भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। मैं घर गया या मैं घर जाता था, दोस्तों दोनों बात बराबर है। ठीक है,
तुम खाना पकाती थी, तो देखिए या कह सकते हैं तुम खाना पकाई, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। दोनों बात बराबर है, ध्यान रखिएगा जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। या ये भी आ सकता है, ताते दी के साथ थाते थी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर लिखा गया हो, अगर इंग्लिश में केवल मान लीजिए, हिंदी ऊपर वाला नहीं है, चलिए मैं मिटा भी देता हूं ऊपर वाला। अब आपको बताता हूं, देखिए यू कुकड द फूड। यू मतलब तुम हो गया, कुकड जो होता है यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है। लेकिन अब ये कितने लोग ये सोच रहे होंगे तो ये कैसे जानेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म। दोस्तों देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, यानी कि डिड नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसकी वजह से हमको समझ में आ जाना चाहिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। और द फूड ये तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी कि सब कुछ इसी पे निर्भर करता है दोस्तों, सब कुछ क्रिया पे निर्भर करता है समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। बस जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया द मंकी जंप्ड ऑन द रूफ, यानी कि सब कुछ इसी पे निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कहेंगे द मंकी जंप्ड मतलब कूदा या कूदता था, कूदा भी कह सकते हैं या कूदता था। ऑन द रूफ मतलब छत पर, या कह सकते हैं बंदर छत पर कूदा, या कह सकते हैं बंदर छत पर कूदता था, दोनों बात एक बराबर है, ठीक है। अब देखिए वह घर गई, तो दोस्तों देखिए वेंट, यानी कि वेंट मतलब गया या गई, दोनों बात एक बराबर है, ठीक है। गया या गई, गया ये कोई मेल है, गई ये कोई फीमेल है, ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। अब देखिए वेंट मतलब वेंट कहाँ होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है, जिसकी वजह से हम समझ जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझे होंगे। क्या है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो दोस्तों प्लीज कमेंट करके हमको बताइए कि कहां पे आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या का समाधान मैं कर पाऊंगा। देखिए करने इसको और बेहतर ढंग से मैं बताने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें और कुछ चीज है जो मुझे आपको बताना चाहिए, सारा चीज आपके सामने एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद।